तो हमने लास्ट जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? ओम्स लॉ, ठीक है? और ओम्स लॉ के बाद हमने रेजिस्टेंस पढ़ लिया था। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, की कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं। इस फैक्टर्स को देखिए, सबसे पहले अगर हम एक्सपेरिमेंटली इन फैक्टर्स को देखना चाहें तो जो हमने ओम्स लॉ के लिए जो एक्सपेरिमेंटल सर्किट बनाया था, इसमें एक की थी, एक रियोस्टेट, ठीक है? यहां पर जो है ये कोई भी हमारे पास कंडक्टर वायर था पी और क्यू, इसके पैरेलल में ये वोल्ट मीटर लगा दिया हमने, ठीक है? तो यहां पर हमने देखिए सबसे पहले हमने क्या किया कि यहां पर P और Q, तो इसके लिए हमने एक टेबल बनाई थी। यहां पर मैं बता देता हूँ, जो इससे पहला वाला लेक्चर था इसके अंदर करंट और इधर वोल्टेज, और थर्ड हमने इसमें यहाँ पर रेशो देखा था, तो वो रेशो क्या आ रहा था यहाँ पर, कांस्टेंट आ रहा था, मतलब वी आई अपॉन का रेशो। तो यहाँ पर देखिए कि जैसे ही हमने क्या किया, पहले इसकी लेंथ को एल रखा, ठीक है? तब हमने यहाँ पर वी अपॉन आई का रेशो मान लेते हैं, कुछ भी एक्स आता है वो सेम आ रहा था सभी के अंदर। जैसे इसके अंदर वैल्यू कुछ भी मान लेते हम, जैसे इसके अंदर वाई मान लो, इसके अंदर जेड, तो वी अपॉन आई का रेशो मतलब जेड बाई वाई जो था वो हमेशा एक्स आ रहा था, ठीक है? ऐसे ही इसके अंदर करंट की वैल्यू कुछ भी मान लो, 2y 2z, तो ये जो है इसके अंदर रेशो जो है जेड बाई वाई आएगा, मतलब रेशो जो है वो हमेशा क्या आ रहा था, कांस्टेंट। अब मान लो सपोज करो कि इसकी लेंथ को जो है मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया, इसकी लेंथ को मैंने क्या किया, डबल। अब जैसे मैंने डबल किया तो वैसे ही मैंने क्या देखा कि यहां पर ये जो रेशो आ रहा था वो अभी भी सेम आ रहा था, बट वो जो है उसकी वैल्यू जो है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और कितनी इंक्रीज हुई कि लेंथ को डबल किया तो इसका जो रेशो है वो भी क्या हो गया, डबल हो गया। रेशो का मतलब क्या हो गया, रेशो मतलब क्या हो गया, रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रेजिस्टेंस जो है कि अगर हम इसकी हाँ, जो कंडक्टर वायर है इसकी लेंथ को डबल करेंगे तो यहां पर करंट और वोल्टेज का जो रेशियो है वो भी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो इससे फर्स्ट जो फैक्टर है वो कौन सा है, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। तो इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि इफ द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इज इंक्रीज देन द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज आल्सो इंक्रीज। और वो कैसे इंक्रीज होता है, डायरेक्टली। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है? ये इक्वेशन नंबर 1। सेकंड है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर के अंदर देखिए कि जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की तरह इस मान लीजिए ये मार्कर जो है ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है? इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसे ये वायर है इसके क्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस और इस वायर के अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है ये फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसके अंदर क्या हो गया, ये एक सर्कल है, ठीक है? इसमें जो मतलब इसका जो भी लेंथ है, लेंथ से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हम इसको कट करें तो जो भी शेप दिखता है वो इसका क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, एक तरह से सर्कल, ठीक है? जैसे एक वायर है, वो वायर एक तरह से क्या होता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म का होता है, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, सर्कल होता है। इसके हम आगे न्यूमेरिकल्स के अंदर भी यूज करेंगे। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया। अब पहले मैंने कोई भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए लिया, ए लेने पर मैंने मान लो इसके अंदर जो इसका रेशो है वो कोई भी एक्स आ रहा है, मतलब रेजिस्टेंस जो है वो एक्स आ रहा है। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैंने डबल कर दिया या इंक्रीज कर दिया। तो मैंने क्या देखा कि वी और आई दोनों की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, ठीक है? और वी अपॉन आई का रेशियो जो है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और डिक्रीज होकर क्या हो गया, हाफ हो गया। जैसे अगर अभी एक्स है तो वो रेशियो को डबल करने, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल करने पर जो इसका रेशियो है या रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो गया, हाफ हो गया। तो एक्सपेरिमेंटली हमें क्या पता लगा कि रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस जो है वो किसके, रेजिस्टेंस जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम दूसरा पॉइंट क्या बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। और वो कैसे होता है, इनवर्सली। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दिस इज इक्वेशन 1, ये 1 है, और दिस इज इक्वेशन 2। तो यहां से सेकेंड इक्वेशन हमने रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए।
थर्ड जो इफेक्ट है वो है टेम्परेचर। तो देखिए हमने जब ओम्स लॉ लिखा था तो हमने अदर फिजिकल क्वांटिटीज को क्या रखा था, कांस्टेंट रखा था। तो टेम्परेचर के लिए देखते हैं, तो टेम्परेचर में देखिए कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। तो जैसे मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि ये जो कंडक्टर वायर इसके अंदर अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है उनकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से उनकी स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ने से क्या होगा, उनके नंबर ऑफ कॉलिजन इंक्रीज हो जाएंगे, और नंबर ऑफ कॉलिजन इंक्रीज होने की वजह से क्या हो गया कि करंट जो फ्लो हो रही है उसका ऑब्स्ट्रक्शन क्या हो गया, इंक्रीज होता जा रहा है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है। और इसका जो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, मैथमेटिकली इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी। यहां पर अब हम देख सकते हैं कि आर टी इस फॉर्मूले के अंदर अगर हमें देखना हो कि आर टी क्या है, आर टी है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर 8 टी डिग्री सेंटीग्रेड। आर नोट क्या है, यहां पर जो ये आर नोट है वो क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आर नोट जो है वो क्या है, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर के अंदर 0 से कितना टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया है। और अल्फा क्या है यहां पर, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसकी अगर हम यूनिट की बात करें तो इस फॉर्मूले को देखिए, मैं यहाँ पे बता देता हूँ इसकी यूनिट किस तरह से हम निकालते हैं। तो आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। इस आर नॉट को मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो आर टी इज इक्वल टू आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा इंटू डेल्टा टी। अब यहां पर हम जानते हैं कि सेम फिजिकल क्वांटिटीज को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब अगर ये रेजिस्टेंस है तो आर नॉट प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी को भी क्या होना पड़ेगा, इसकी यूनिट जो होगी वो किसके इक्वल होगी, रेजिस्टेंस की यूनिट की। और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम। कि इसकी जो आर नॉट प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी की जो यूनिट है वो क्या होगी, ओम के इक्वल होगी, क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट। कि एल्जेब्रिकली अगर हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है तो सेम फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आर नोट अगर ये रेजिस्टेंस है और इनको ऐड करने पे भी हमारे पास क्या आएगी, सेम फिजिकल क्वांटिटी आएगी। तो ये इसकी यूनिट है ओम, अल्फा की हमें नहीं पता, और इसकी यूनिट है डिग्री सेंटीग्रेड, ये ओम। तो ये ओम से ओम कैंसिल, तो अल्फा की जो यूनिट है वो है 1 डिग्री या डिग्री सेंटीग्रेड का इनवर्स। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि इसकी जो यूनिट है, इसकी यूनिट 1 डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कभी हमसे पूछ ली जाती है इसकी यूनिट। तो इसकी यूनिट जो है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड जो हमने बताया, क्या बताया कि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। ठीक है, उसके लिए जो मैथमेटिकल फॉर्मूला आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। आर टी क्या है यहाँ पर, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एट 0 डिग्री टी डिग्री सेंटीग्रेड। आर नॉट इज रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर, अल्फा इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और इसकी जो यूनिट है वो डिग्री सेंटीग्रेड। फोर्थ जो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल, कि जो भी कंडक्टर का जो मटेरियल है उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। नेचर के ऊपर इस तरह से डिपेंड करता है कि जैसे हमने बताया किया था कि सबसे बेस्ट कंडक्टर क्या है, सिल्वर है, उसके बाद कॉपर है। तो नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे वहां पर हमने जो वायर लिया था, पहले मान लीजिए सपोज कीजिए हमने सिल्वर का लिया, फिर हमने हाँ उसी सेम लेंथ सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का और सेम टेम्परेचर पर रखा, ठीक है, लेकिन हमने मटेरियल चेंज कर दिया, मतलब एल्यूमिनियम की जगह हमने वो कॉपर का ले लिया, सिल्वर की जगह हमने कॉपर का ले लिया। तो हमने देखा कि V/I का रेशियो मतलब रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो ये जो नेचर ऑफ मटेरियल है, ये किस चीज ये जो है क्या हो गया, मतलब रेजिस्टेंस जो है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर 4
फैक्टर से जो इसको इफेक्ट करते हैं, पहला है लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर इंक्रीज, इससे एक फॉर्मूला आर टी इजिकल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। अब यहां पर ये देखिए जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं तो इससे हम एक और फॉर्मूला या एक और फिजिकल क्वांटिटी हम डिफाइन करते हैं कि जैसे ये दोनों इक्वेशंस हैं फर्स्ट और सेकंड, तो इन दोनों को जो कंबाइन करने पर जो हम डिफाइन करेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक, वो है रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी के लिए देखिए रजिस्टिविटी या हम उसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो यहां देखिए इसको मैथमेटिकली अगर हम देखें तो मैथमेटिकली हमने देखा था कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन E। ठीक है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A। कंबाइनिंग बोथ द इक्वेशंस, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। अब जैसे ही कंबाइनिंग बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करने पर, तो यहां पर देखिए R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। और जब जब भी हमने फिजिक्स के अंदर प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटाया तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तब एक कांस्टेंट आया, तो यहां पर एक कांस्टेंट आता है रो L अपॉन A। यहाँ पर इस सिंबल का जो नाम है जैसे अल्फा बीटा गामा, वैसे इस सिंबल का जो सिंबल का नाम है, इस सिंबल को का जो वो हम डिनोट करते हैं RHO रो। ठीक है, और ये जो यहाँ पर ये रो है, यहाँ पे हम R तो जानते हैं रेजिस्टेंस है, L जो है वो लेंथ है, A जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस-सेक्शन है। तो रो जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो यहां से एक और हमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिला है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो रजिस्टिविटी है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, अब उसके बाद अगर हमें इसको डिफाइन करना है, अभी तक हमने इसको डिफाइन नहीं किया है, तो यहाँ डिफाइन कर रहे थे रजिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को। तो रो को हम डिफाइन देखिए किस तरह से, तो फॉर्मूला था हमारे पास R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो यहाँ से रो जाएगा रो इज इक्वल टू RA अपॉन L। अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है, व्हेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ जो है वो हम ले लें 1 मीटर, देन रजिस्टिविटी जो है वो किसके इक्वल होगी, रेजिस्टेंस की। तो इसको हम मैथमेटिकली देखिए किस तरह से बोलेंगे कि रजिस्टिविटी of a substance is numerically equal to the resistance of a conductor when the length of a conductor is 1 meter and area of cross section of a substance is 1 meter square। ठीक है, तो यहां पर जो है इसको डिफाइन हम कर देंगे, रजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर व्हेन द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। अब अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो देखिए इसकी यूनिट हम इस तरह से इस फॉर्मूले से डिफाइन कर सकते हैं कि रो इज इक्वल टू होता आर ए अपॉन एल। तो यहां पर इसकी यूनिट होगी ओम, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर और लेंथ की होती है मीटर। तो इसकी जो यूनिट है वो हो जाएगी ओम इनटू मीटर, इसे जो है हम लिख सकते हैं इस तरह से ओम। तो इसकी जो ऐसा यूनिट है वो होती है ओम इनटू मीटर। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स इसके लिए वो क्या क्या है कि रजिस्टिविटी, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बहुत ज्यादा, कि रजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड थिकनेस या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कि जो रजिस्टिविटी है वो लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, ये जो है इससे बहुत सी बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है हमसे एग्जाम्स के अंदर, जैसे 10th बोर्ड के अंदर भी, ओलंपियाड्स के अंदर भी, कि जैसे कभी बोल दिया जाता है कि हमने जो है कंडक्टर लेंथ इसकी रजिस्टिविटी रो है, इसको स्ट्रेस करके या इसको जो स्ट्रेस करके इसकी लेंथ को हमने डबल कर दिया, तो
इसकी रजिस्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसको चाहे हम थिकनेस को कम करें या लेंथ को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, कुछ भी करें, रजिस्टिविटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रजिस्टिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, कि ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस की। रजिस्टिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है। एक्सटर्नली उसके अंदर कोई भी चेंज करने पर उसकी रजिस्टिविटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहां पर ये जो है रजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। नेचर का मतलब कि हमने कॉपर वायर लिया उसकी रजिस्टिविटी अलग होगी, मैग्नीन लिया उसकी रजिस्टिविटी अलग होगी, सबकी रजिस्टिविटी जो है वो अलग अलग होगी। दूसरा, ये टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है। अब इंक्रीज करेगी या डिक्रीज, वो हम नेक्स्ट वाले पॉइंट के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं नेचर के ऊपर। तो नेचर के अंदर देखिए कि रजिस्टिविटी जो होती है कंडक्टर्स की जो रजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है, लो रजिस्टिविटी होती है, ठीक है। जो कंडक्टर्स होते हैं उनकी रजिस्टिविटी क्या होती है, लो। और इंसुलेटर्स की जो रजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है, बहुत हाई रजिस्टिविटी। बट जो हमारे पास एलॉयज बनाते हैं हम, कांस्टेंट मैग्नीन एंड निक्रोम, ये जो है सब क्या है, रजिस्टर्स हैं। और इनकी जो रजिस्टिविटी है वो क्या होती है, कंडक्टर से तो ज्यादा होती है बट इंसुलेटर से कम। तो इंसुलेटर्स में जो कंडक्टिविटी होती है 10 की पावर 15 से 10 की पावर 16 के ऑर्डर की होती है। और ये मैग्नीन कंडक्टर्स और जो ये एलॉयज होते हैं, रजिस्टर होते हैं, इनकी जो रेंज होती है रजिस्टिविटी की वो होती है 10 की पावर -6 ओम से 10 की पावर -8 ओम इंटू मीटर। एक टेबल भी दी हुई है हमें एनसीईआरटी के अंदर, उसके अंदर देखिए कंडक्टर, सिल्वर, इन सबकी रजिस्टिविटी दी हुई है। तो सिल्वर की सबसे कम होती है, तो उसकी रेंज जो होती है 10 की पावर -6 से 10 की पावर -8 के बीच में होती है, ठीक है। तो कांस्टेंट, मैग्नीन, निक्रोम, इन सबकी जो रजिस्टिविटी है वो क्या होती है, कंडक्टर से थोड़ी सी ज्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसका किस पे इफेक्ट देख रहे थे, तो ये क्या हो गया कि नेचर चेंज करने पर क्या हो रहा है, रजिस्टिविटी जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मतलब मटेरियल चेंज करने पर रजिस्टिविटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। फोर्थ पॉइंट कि रजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर के ऊपर किस तरह से इफेक्ट डालती है। तो कंडक्टर्स और ये जो रजिस्टर्स होते हैं इनके अंदर तो क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ाने पर रजिस्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये कंडक्टर और रजिस्टर्स में तो क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ जो रजिस्टिविटी इंक्रीज होती है। बट सेमीकंडक्टर्स हम जानते हैं जिनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, इन दोनों के बीच में लाई करती है, मतलब कंडक्टर और इंसुलेटर्स के। मतलब 0 केल्विन टेम्परेचर पे तो ये कैसे वर्क करते हैं, एज ए इंसुलेटर, बट जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं इनकी कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो सेमीकंडक्टर के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने पर रजिस्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर के अंदर जो है रजिस्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। तो यहां से हमने जो इसके अंदर पॉइंट्स देखे थे, पहला पॉइंट, रजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कि ये जो है कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर डिपेंड नहीं, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है इसलिए लेंथ और थिकनेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये डिपेंड करता है ओनली नेचर और टेम्परेचर के ऊपर, कि यहां पर हम जो है कंडक्टर और इंसुलेटर्स की तो रजिस्टिविटी लो होती है और इंसुलेटर्स की हाई होती है। कांस्टेंट और मैग्नीन की इन दोनों के बीच में लाई करती है। और इनका जो ऑर्डर होता है वो एक टेबल दी हुई है हमें एनसीईआरटी में, 10 की पावर -6 ओम इंटू मीटर से 10 की पावर -8 ओम इंटू मीटर। और इंसुलेटर्स की जो कंडक्टिविटी है वो बहुत हाई ऑर्डर की होती है, 10 की पावर 15 से 10 की पावर 16 ओम इंटू मीटर। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम मटेरियल चेंज करेंगे वैसे वैसे रजिस्टिविटी भी क्या होगी, चेंज होगी। सेम मटेरियल के लिए रजिस्टिविटी जो है वो क्या रहती है, सेम रहती है। दूसरा, कंडक्टर और रजिस्टर्स के लिए जो है ये इंसुलेटर्स, तो कंडक्टर्स के लिए जो है टेम्परेचर बढ़ाने पर रजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बट सेमीकंडक्टर के एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और इनको मिक्स करके भी हम बना सकते हैं, तो डॉपिंग करके। तो सेमीकंडक्टर जो है सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसके एग्जांपल्स है। टेम्परेचर बढ़ाने पर रजिस्टिविटी क्या होती है, इसके अंदर डिक्रीज होती है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, कंडक्टर रेजिस्टेंस में तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रजिस्टिविटी बढ़ती है, बट सेमीकंडक्टर्स के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने पर रजिस्टिविटी डिक्रीज होती है, ठीक है। अब यहां पर नेक्स्ट जो है हम एक और
रजिस्टिविटी की अगर हमसे कभी पूछ लिया कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी जो है इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, जैसे उसको रो से करते हैं इसको सिग्मा से। तो कंडक्टिविटी ध्यान रखिएगा, कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी। कि कंडक्टिविटी जो है वो क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है रजिस्टिविटी की। तो अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी जो एसआई यूनिट है वो हो जाएगी ओम इनटू मीटर का इनवर्स, ये इसको हम बोल सकते हैं मो या ओम इनटू मीटर का इनवर्स। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूलाज बताएं इन पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स यहां पर देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, a wire of 100 centimeter long and 3 millimeter diameter has a resistance of 0.7 ohm. Find the resistivity of the material. तो देखिए इस न्यूमेरिकल में सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन डेटा है। तो सबसे पहले हमारे पास लेंथ है 100 सेंटीमीटर, इसे हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर। उसके बाद हमारे पास डायमीटर जो है वो है 3 mm का होता है मिलीमीटर, तो यहाँ पर अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 3 × 10⁻³ मीटर। उसके बाद अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस हमारे पास 0.7 ओम और रजिस्टिविटी हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर रजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा आर ए अपॉन एल। तो आर हमें दिया हुआ है, ए हमें, एल हमें दिया हुआ है, ए हमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमें उस वायर का क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, डायमीटर दिया हुआ है तो हमें, अगर इसका डायमीटर दिया हुआ है और अगर हमें इससे एरिया निकालना तो सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं, डायमीटर दिया हुआ है तो सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और रेडियस हमें नहीं दी हुई, हमें क्या दिया हुआ है, डायमीटर। तो डायमीटर को हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो पाई इंटू डायमीटर की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते 3 × 10⁻³ का होल स्क्वायर अपॉन 4। ये वैल्यूज हम इस वाले फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते तो आर रो इज इक्वल टू, आर की वैल्यू कितनी है 0.7, इसकी वैल्यू है पाई, पाई की वैल्यू पाई अपॉन 4 इंटू 3 × 10⁻³ का होल स्क्वायर और इंटू एल कितना दिया हुआ है हमें 1। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 22/7। तो चाहे तो हम पाई की वैल्यू को भी यहाँ पर पुट कर देते हैं 20 × 7। तो यहाँ पर ये 10, तो ये से कैंसिल आउट। ठीक है, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाइड करेंगे तो इसको सिंप्लीफाइड करने पे ये आता है 2.2 × 10⁻⁻6 ओम इंटू मीटर। ठीक है, इसे सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये आएगा 2.2, अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 2. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है, सॉरी 3 की जगह ये दिया हुआ है 2। तो ये आ जाएगा 2.2 × 10⁻⁻6 ओम इंटू मीटर। तो इस तरह से हमें कोई भी इन चारों चीजों में से कोई भी 3 चीजें हमें गिवन हो तो हम यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज करके इसको सिंप्लीफाइड करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अगर हमें कोई भी 2 कंडक्टर्स दिए हुए हैं उनके रेशो निकालने हो, तो जैसे मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि यहाँ पर हमें एक ए कंडक्टर दिया हुआ है, एक बी कंडक्टर दिया हो। ठीक है, उनकी जो फर्स्ट वाला कंडक्टर जो ए है, उस कंडक्टर ए की जो रेडियस है हम मान लेते हैं r1 है। कंडक्टर बी जो है उसकी रेडियस हम मान लेते हैं r2। तो यहां पर हमें दिया हुआ है कि r1 अपॉन r2 का जो रेशो है वो हमें कितना दिया हुआ, 1:3। या हमें r1 और r2 का जो रेशो है वो कितना दिया हुआ, 1:3। ऐसे हम इसकी लेंथ मान लेते हैं L1, इसकी L2। तो L1 अपॉन L2 जो है वो हमें क्या गिवन है, ये सब हमें गिवन डेटा है। तो L1 अपॉन L2 है 1:2। रजिस्ट्रेड इसकी मान लेते ρ1, इसकी मान लेते ρ2। तो ρ1 अपॉन ρ2 जो है वो हो जाएगी 2:1। और यहां पर हमें फाइंड करना है रेजिस्टेंस का रेशो। इसका रेजिस्टेंस हम मान लेते इसका R2। तो R1 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी ρ1 L1 A1 और ρ2 L2 A2।
अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें नहीं दिया हुआ, हमें क्या दिया हुआ, रेडियस। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि इसका जो एरिया होगा A1 वो कितना होगा, पाई R1 का स्क्वायर। ऐसे सिमिलरली इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, पाई R2 का होल स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यूज में इसके अंदर पुट कर देता हूँ, रो 1 L1 पाई R1 का स्क्वायर। ऐसे सिमिलरली R2 इज इक्वल टू रो 2 L2 पाई R2 का स्क्वायर। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को इसमें डिवाइड करता हूँ। तो R1 डिवाइडेड बाई R2, कि R1 को R1 को जो है 2 के अंदर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा रो 1 L1 पाई R1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा रो 2 L2 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल। इसको रीअरेंज करूं तो रो 1 अपॉन रो 2 इंटू L1 अपॉन L2 इंटू R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पर अगर हमें रेशो देखते हैं तो रो 1 अपॉन रो 2 का रेशो दिया हुआ हमें 2:1, L1 अपॉन L2 का दिया हुआ हमें 1:2, और R1 अपॉन R2 का रेशो दिया हुआ 1 अपॉन, तो ये कितना हो जाएगा 3/1, 1/3 का रेशो। तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो इनका जो रेशो होगा वो कितना होगा 9:1। इनका जो रेशो होगा वो कितना आएगा 9:1। तो यहाँ से हम जो है रेशो फाइंड कर सकते हैं अगर हमें दोनों का रेशो दिया हुआ है। तो इसमें कभी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सेम मटेरियल दिया हुआ हो और रेडियस और लेंथ का रेशो दिया हुआ हो, तो उस केस में जो है रजिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, क्योंकि रजिस्टिविटी क्या होती है, किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड्स ओनली नेचर और टेम्परेचर। तो अगर नहीं गिवन है तो टेम्परेचर हमें सेम मानना है, और नेचर सेम मटेरियल है तो मतलब रजिस्टिविटी दोनों की सेम रहेगी। ठीक है, लेंथ और एरिया चेंज करने पर रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है बट रजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट एक और डिमेंशन है द डायमेंशन ऑफ अ ब्लॉक। एक ब्लॉक है जिसकी डायमेंशन हमें दी हुई है 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, एंड resistivity of material वो दी हुई है हमें 3 इंटू 10⁻⁻⁴ ओम इंटू मीटर। फाइंड द resistance between opposite rectangular फेसेस। ठीक है, रेक्टेंगुलर फेसेस के लिए हमें रजिस्टिविटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूं तो ये जो इसका जो है ये कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो इसकी ये जो 1 सेंटीमीटर है इट इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर, और ये जो है वो 100 सेंटीमीटर, और हमें जो रेजिस्टेंस निकालना है वो इन वाले फेसेस के अलोंग निकालना। तो देखो रेक्टेंगुलर फेसेस के अलोंग निकालना है, तो उसके लिए देखिए कि अगर रेक्टेंगुलर फेसेस लिए हुए हैं तो लेंथ जो है इस कंडक्टर की वो कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर मतलब 0.01 मीटर। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो इस वाले फेस का अगर हम एरिया देखेंगे जिस तरह से डस्टर की तरह है, तो यहाँ पर इसके रेक्टेंगल के फेसेस की, तो इसके लिए लेंथ जो है वो तो हो गई 1 मीटर, और इस फेस का जो एक एरिया है वो अभी तक तो हम क्या ले रहे थे, सर्कल ले रहे थे, लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा, इसका जो है एरिया क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया। तो रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा 1 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 100, तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो 0.01 मीटर स्क्वायर। रजिस्टिविटी जो है वो दी हुई है 3 इंटू 10⁻⁻⁴ ओम इंटू मीटर।
तो आर निकालना होगा तो आर हो जाएगा रो एल बाई ए, तो 3 इंटू 10⁻⁴ इंटू 0.01 अपॉन 0.01, तो ये इससे कैंसिल आउट, 3 इंटू 10⁻⁴ ओम इंटू मीटर। अब इसी सेम क्वेश्चन के अंदर in the previous question find the resistance between opposite square faces। क्या अब हमें रेजिस्टेंस कहाँ निकालना है? अपोजिट स्क्वायर फेसेस के बीच में, अपोजिट स्क्वायर फेसेस के बीच में हमें यहाँ पर क्या निकालना है? रेजिस्टेंस निकालना है। तो अपोजिट स्क्वायर फेसेस के लिए अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस निकालेंगे तो देखिए सेम यही वाला डायग्राम है। अब जो है हमें जो रेजिस्टेंस निकालना है कौन से फेसेस के लिए निकालना है? हमें स्क्वायर फेसेस के लिए निकालना है। ये यहाँ पर ये फर्स्ट, ये ए और ये बी, हमें स्क्वायर फेसेस के लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस निकालना है। तो स्क्वायर फेस ये 1 सेंटीमीटर, इट इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर, और ये जो लेंथ है वो कितनी है? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इन वाले फेसेस के लिए निकालना है, तो इसके लिए अब लेंथ क्या हो जाएगी? 100 सेंटीमीटर, तो लेंथ 100 सेंटीमीटर मतलब 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो हो जाएगा, अगर इसमें स्क्वायर का एरिया निकाले जैसे इस तरह से, ये इन फेसेस के लिए निकालना है, तो लेंथ तो हो गई ये वाली, और इसका जो फेस है वो क्या हो गया? एक स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर का जो एरिया वो क्या होता है? साइड का स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। रजिस्टिविटी चाहे इसको हम, तो 3 इंटू 10⁻⁴ ओम इंटू मीटर, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा रो एल अपॉन ए, 3 इंटू 10⁻⁴ 1 अपॉन 10⁻⁴, तो 10⁻⁴ से 10⁻⁴ कैंसिल हो जाएगा 3 ओम। ये यहाँ पर 10⁻⁷, क्योंकि रजिस्टिविटी जो है वो 10⁻⁷। इंटू 10⁻³ ओम। और इसकी वैल्यू जो होती है रजिस्टिविटी की वो 3⁻⁻6 से 3⁻⁸ के रेंज की होती है। ठीक है, इसलिए अपन ने इसको 4 की जगह -7 कर लिया। नेक्स्ट एक और हमने फॉर्मूला पढ़ा था, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। उससे बेस्ड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम कि रेजिस्टेंस ऑफ अ टंगस्टन वायर, एक न्यूमेरिकल, रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन wire at 150 degree centigrade is 133 ohm, and its temperature coefficient is temperature coefficient of resistance is 0.0045 per degree centigrade inverse, yeah, degree centigrade. Find the resistance of the wire at 500 डिग्री सेंटीग्रेड की। 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें क्या निकालना है? ये रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हमें दिया हुआ है कि 150 पे इसका जो रेजिस्टेंस है 133 ओम है,
और अल्फा जो है वो दिया हुआ है 0.0045 पर डिग्री सेंटीग्रेड, और हमें रेजिस्टेंस निकालना है कितने ओम पे, 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखिए कि आर टी इजिकल टू होता है आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं इस पे 150 पे जो है इसका जो आर नोट की वैल्यू तो सेम रहेगी, 1 प्लस अल्फा भी सेम रहेगा, और डेल्टा टी जो टेम्परेचर के अंदर डिफरेंस आया वो कितना आया 150। और रेजिस्टेंस हमें किस पे निकालना 500 पे, जो रेजिस्टेंस है तो आर नोट तो सेम, 1 प्लस अल्फा भी सेम, और चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा यहाँ पर 500। इक्वेशन 2, इस इक्वेशन 2 और 1 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा आर 500 अपॉन आर 150 इज इक्वल टू आर नोट 1 प्लस 150 अल्फा अपॉन आर नोट 1 प्लस 500 अल्फा, तो आर नोट तो आर 500 इज इक्वल टू आर 150 1 प्लस 150 अल्फा अपॉन 1 प्लस 500 अल्फा। तो आर 500 आर 150 पे इसकी वैल्यू 133, 1 प्लस 150 अल्फा की वैल्यू 0.0045 अपॉन 1 प्लस 500, इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये आएगा 258 ओम। ठीक है, तो इसको जो सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 258 ओम। तो सिंपल सा है, इस तरह से हमें 0 डिग्री पे रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, तो उसके लिए हम दोनों इक्वेशन बनाएंगे और दोनों को डिवाइड करके इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 250 ओम। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रजिस्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है।